वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, टेस्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे आप। यहाँ पे हम टेस्ट नंबर 3 पे आ गए हैं। यूपी पीसीएस प्री 2023 सेक्शनल टेस्ट 3 मध्यकालीन हिस्ट्री कवर करेंगे। इसमें हम मिडिवल हिस्ट्री शुरू करते हैं। अब देखिए, एक बात है कि मिडाइवल हिस्ट्री थोड़ी सी बोरिंग होती है और उतने क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, ऐसा जनरली स्टूडेंट्स के बीच में बात होती है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ साल के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखेंगे तो अच्छे खासे अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहा है मिडिवल हिस्ट्री से। तो किसी भी सेक्शन को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अपनी तैयारी हमें अपनी साइड से एकदम पूरी रखनी चाहिए। ये वैसे ही सेम बेस्ट कलेक्शन है 100 क्वेश्चंस का। आपको अपना स्कोर कमेंट डाउन करना है और साथ साथ 1 लाइन के नोट्स बनाने हैं। जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको समझाऊं और जो मैं आपसे पूछूं आप लोग सब कमेंट डाउन करेंगे, क्योंकि तभी इंटरेक्शन जो है वो अच्छे से होता है और होलसम होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। गलत विकल्प का चयन करें। घियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी जोड़ा था। घियासुद्दीन तुगलक was the first sultan of Delhi Sultanate to add गाजी to his name. इतिहास में सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक गजनवी साम्राज्य का संस्थापक महमूद गजनी था। फर्स्ट रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान। तो हमें बताना है कौन सा गलत है कौन सा इनकरेक्ट है। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। घियासुद्दीन तुगलक कौन सी डायनेस्टी के होंगे? तुगलक डायनेस्टी के। और ये कितनी डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की? पहली ममलुक डायनेस्टी थी, फिर खलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद डायनेस्टी, फिर लोधी डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के पहले सुल्तान थे ये घियासुद्दीन तुगलक। इनके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद और फिर दौलत खान एंड में आएंगे। अब अगर हम बात करें पहले रूलर की हिस्ट्री में जिसने सुल्तान की उपाधि हासिल की थी, तो वो था गजनविद एम्पायर का महमूद ऑफ गजनी। अब जो ये गजनविद्स थे इनके जो फाउंडर्स रहे हैं, बेसिकली पहला अलप्तगीन था जिसने अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम बनाई थी एक, फिर सुबक्तगीन आएगा, फिर आएगा महमूद ऑफ गजनी। यही वो महमूद ऑफ गजनी है जिसने रेड्स की थी कन्नौज पे, सोमनाथ टेम्पल पे। और इसके बाद आएगा मोहम्मद गौरी जो फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया कहा जाता है। इसने तो सुल्तान की उपाधि ली थी और मोहम्मद गौरी को मुस्लिम रूल का फाउंडर कहा जाता है हिंदुस्तान में। बैटल ऑफ तरेन जिनके टाइम पे होगा वो मोहम्मद गौरी था। बैटल ऑफ चंदावर होगा। इस तरीके से देखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। शेर शाह के शासनकाल में जजिया कर को नगर कर की संख्या दी गई थी। शेर शाह के टाइम पे जजिया टैक्स वाज गिवन द नेम ऑफ द सिटी टैक्स। गुजरात के शासक अहमद शाह ने 1414 में जजिया लागू किया था। अहमद शाह रूलर ऑफ गुजरात इंट्रोड्यूस्ड जजिया इन 1414। जजिया को तीसरे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1564 में समाप्त कर दिया था। कब अबॉलिश हुआ? थर्ड मुगल एम्परर ने किया, शाहजहां ने 1564 में। आपको बताना है सही कौन सा है, बताइए। लॉजिक से हो जाएगा ये क्वेश्चन। सही है पहले और दूसरे। अब जो ये जजिया कर था इसको थर्ड मुगल एम्परर ने किया था अबॉलिश। आप बताइए थर्ड मुगल एम्परर क्या शाहजहां था? थर्ड मुगल एम्परर था अकबर। ठीक है, इसने इसको अबॉलिश कर दिया था टैक्स को। और बाकी की चीजें एकदम सही हैं। तो जजिया के बारे में आपको ये बातें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इस्लाम की उत्पत्ति मक्का में हुई थी और इसके संस्थापक मोहम्मद कुरैश जनजाति के थे। इस्लाम ओरिजिनेटेड इन मक्का, फाउंडर वाज मोहम्मद, बिलोंग टू कुरैश ट्राइब।
622 में मोहम्मद मदीना चले गए, जिसे हजरत कहा गया। 622 में ही वेंट टू मदीना एंड दिस वाज कॉल्ड हिजरत। 622 में हिजरी संवत का आरंभ हुआ। हिजरी संवत स्टार्टेड फ्रॉम 622 एडी। बताइए। सारे ही बातें एकदम ठीक दी हुई हैं और तीनों ही बातें आपको एज इट इज पता होनी चाहिए। कौन सी ट्राइब के थे ये जिन्होंने फाउंड किया, और ये दो फैक्ट्स हिजरत के बारे में। 622 एडी याद रखिएगा। चौथा क्वेश्चन, उस्र कर, उश्र टैक्स बोलते हैं जिसको, उपज के 1/10वें भाग के रूप में लिया जाता था, और यदि कृत्रिम सिंचाई के माध्यम से खेती की जाती थी तो उपज का कितना भाग लिया जाता था? मतलब वैसे तो वो 1/10 ऑफ द यील्ड था, बट इफ कल्टिवेशन वाज डन थ्रू आर्टिफिशियल इरिगेशन देन व्हाट पार्ट वाज टेकन, बताना है आपको। बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर 1/20वां भाग लेते थे अगर आर्टिफिशियल मेजर से किसी इरिगेशन किया जा रहा है, और नेचुरल नॉर्मल यील्ड हो रही है तो 1/10वां हिस्सा लिया जाता था। पांचवा क्वेश्चन, ज़कात एक धार्मिक कर था। ज़कत वाज अ रिलीजियस टैक्स जो केवल धनी मुसलमानों से उनकी आय का कितना लिया जाता था? वाज चार्ज फ्रॉम ओनली वेल्दी मुस्लिम्स, और कितना परसेंट था उनकी इनकम का? बताइए। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2.5%। अब जो ये टैक्स था ना, 3 तरह के टैक्स कलेक्ट किए जाते थे मुस्लिम से। एक तो होता था सदाकहा या फिर सदका, एक होता था ज़कत और उस्र। अब जो सदका था वो एक वॉलेंटरी टैक्स था, ऐच्छिक कर था वो, लेकिन जो ज़कात था वो रिलीजियस टैक्स था, धार्मिक था। और ये जो है वेल्दी मुसलमान जो थे, अमीर लोग जो थे मुस्लिम्स, उनसे 2.5% लेते थे उनकी इनकम का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रमिक क्रम से व्यवस्थित करें। बैटल्स दिए हुए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है। बद्र का युद्ध, उहुद का युद्ध, बैटल ऑफ डिच या डिच का युद्ध। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा, ये सही अरेंज्ड है, ऑप्शन नंबर 6, 1, 2 और 3। अब क्या था, मदीना पे जो कुरैशियों के आक्रमण के फलस्वरूप 3 आक्रमण हुए थे। मतलब जब मदीना का इन्वेजन किया था एक कुरैशी ट्राइब ने, तो 3 अटैक्स हुए। पहला हुआ बैटल ऑफ बद्र, ये वाला, ये हुआ था करीब 624 में। फिर हुआ उहुद 625 में, और फिर होता है डिच 2 साल बाद 627 में। ये आपको ध्यान रखना है, एकदम अलग फैक्ट है ये, जनरली आपको नहीं मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम धर्म का सबसे पहला अनुयायी था और पहले 4 खलीफाओं में से पहला खलीफा भी था? Who among the following was the earliest follower of Islam religion and was the first caliph out of the first 4 caliphs? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? ये तो आसान क्वेश्चन है, अबू बकर। अब आपको पता होना चाहिए पहले 4 खलीफा कौन कौन है। अबू बकर, फिर उमर, और फिर आपके उस्मान, और फिर अली। 632 से 34 तक अबू बकर, 34 से 44 तक, 634 से 644 तक ये उमर, पहले ये हैं, दूसरे ये हैं, फिर तीसरे आपके ये हैं उस्मान। इनका टाइम पीरियड रहा है 644 से 656 तक, और फिर लास्ट वाले हैं अली, 4th 8th। निम्नलिखित खलीफाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अब्बासी वंश के हैं ये, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। अबुल अब्बास सफा, अबू जाफर मंसूर, महदी, हादी। बताइए, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, फिर भी कोशिश कीजिए। अगेन दिस इज ऑल्सो अरेंज्ड है ये, इसका आंसर हो जाएगा बी। अब जो ये अब्बासिड्स थे ना, इनकी काफी लंबी हिस्ट्री रही है डायनेस्टीज में, इस्लामिक हिस्ट्री की अगर बात करें तो।
33 डायनेस्टीज इस डायनेस्टीज की रूल करती थी 500 सालों तक। तो पहले 8 जो थे कैलिफ्स जिनको बुलाया जाता था वो थे अबुल अब्बास सफा, अबू जफर मंसूर, मेहदी, हदी, हुरुन रशीद, अमीन, मामून और मुतस्सीम। अब इनके टाइम पीरियड तो इतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि ये नाम किस चीज के हैं। 9th, गलत विकल्प का चयन करना है, इनकरेक्ट ऑप्शन। अरबों के आक्रमण से पहले सिंध पर चाच नाम का एक ब्राह्मण अधिकार करता था। बिफोर द इन्वेजन ऑफ अरब, सिंध वाज रूल्ड बाय अ ब्राह्मण नेम चच, ये चाच। चाच ने कन्नौज से बड़ी संख्या में ब्राह्मणों को यहाँ बसाया था। अरबों के आक्रमण के समय चाच के पुत्र दाहिर सिंध पर शासन कर रहे थे। एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ अरब्स, चच सन दाहिर वाज रूलिंग सिंध। बताना आपको इसमें से गलत कौन सा है। इसमें से गलत है ये तीसरा, ओनली 3। ये दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं। ये ब्राह्मण थे जो रूल कर रहे थे वहां पे, और बहुत सारे कन्नौज से इन्होंने ब्राह्मण को यहाँ बसाया था। लेकिन ये जो चच के नेफ्यू थे एक्चुअली, ना कि बेटा थे, जो कि रूल कर रहे थे सिंध पे जब अरब इन्वेजन हुआ। तो बाकी दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही हैं। 10वां क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। कारकोट राजवंश, द करकोटा डायनेस्टी की स्थापना 7वीं शताब्दी में कश्मीर में दुर्लभ वर्धन द्वारा की गई थी। ह्यूनसांग ने दुर्लभ वर्धन के शासनकाल के दौरान कश्मीर का दौरा किया था। ह्यूनसांग हैड विजिटेड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ दुर्लभ वर्धन। आपको बताना है कौन सा गलत है। कोई भी गलत नहीं है, दोनों एकदम ठीक है। अब जो एक करकोटा डायनेस्टी थी, एक हिंदू डायनेस्टी थी, जिसको फाउंड किया था, जिसको बसाया था, स्थापना की थी कश्मीर में दुर्लभ वर्धन के द्वारा, ये जो थे। और इन्हीं का टाइम चल रहा था जब ह्यूनसांग यहाँ पे आए थे। इलेवेंथ क्वेश्चन पे आ गए हम। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। गलत विकल्प का चयन करना है। बंगाल में पाल राजवंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। पाल डायनेस्टी इन बंगाल वाज फाउंडेड बाय गोपाल इन 750 AD। पाल राजवंश और सेन राजवंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। दे पैट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म। बौद्ध धर्म की तुलना में जैन धर्म अधिक समय तक चलता रहा। द जैनिज्म हैड लास्टेड लॉन्गर देन द बुद्धिज्म। तो अगर हम बात करें इनकरेक्ट की, तो कौन सा हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब आपको ये सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, और स्पेशली थर्ड फैक्ट। अब बात है कि बुद्धिज्म जो था वो बाहर तक फैला था और कंट्रीज तक भी वो गया था, लेकिन ज्यादा टाइम तक जो चलता रहा था वो था जैनिज्म। अब हम देखेंगे 12वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अरबों की सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ से मिलता है। डिटेल्ड मेंशन ऑफ द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध इज फाउंड इन द बुक चचनामा। नसरुद्दीन कबाचा के शासनकाल के दौरान अबू बकर कूफी द्वारा चचनामा का फारसी में अनुवाद किया गया। चचनामा was translated into Persian by अबू बकर कूफी ड्यूरिंग द रेन ऑफ नसरुद्दीन कबाचा। चचनामा में यह वर्णन मिलता है सिंध के सफल अभियान के तत्काल बाद खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दिया था, कैपिटल पनिशमेंट दिया था। आफ्टर द सक्सेसफुल कैंपेन ऑफ सिंध, किसने? कैलिफ वाहिद ने। बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है। तीनों ही फैक्ट अपने आप में एकदम सही है। अब हम बात करेंगे 13वें क्वेश्चन की। गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तहकीक-ए-हिंद की रचना अल-बरूनी ने अरबी में की थी। वाज कंपोज्ड बाय अल-बरूनी इन अरबिक। सबसे पहले रजनीकांत शर्मा ने तहकीक-ए-हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद अल-बरूनी इंडिया अकाउंट ऑफ द रिलीजन के नाम से किया था। रजनीकांत शर्मा had first translated तहकीक-ए-हिंद into English language under what name? Al-Baruni, an account of India, or an account of the religion. अल-बरूनी किसका कंटेम्पररी था? महमूद गजनवी का। हमें इनकरेक्ट बताना है कौन सा है। कौन सा इनकरेक्ट है? इसका आंसर हो जाएगा बी,
सेकंड इनकरेक्ट है, ये रजनीकांत शर्मा ने नहीं, ये सचाऊ ने किया था, SACHAU। बाकी तीनों फैक्ट बिल्कुल ठीक हैं। 14th, सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी ने निम्नलिखित में से किस शासक के आदेश पर ताज उल मासर पुस्तक लिखना शुरू किया था? सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी had started writing the book ताज उल मासर on the orders of which of the following ruler? औरंगजेब, अकबर, मोहम्मद गौरी, none of these। बताइए, इसका आंसर हो जाएगा डी, none of these। तो किसके ऑर्डर्स पे किया था? उन्होंने किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के ऑर्डर्स पे। ये सदरुद्दीन मोहम्मद ने लिखी है, और कौन सी भाषा में है ये तुर्की भाषा में है, टर्किश लैंग्वेज में है। और ये एक अनूठा मिश्रण है अरबी और फारसी का। ये प्रोज में भी है और वर्स में भी, मतलब गद्य में भी और पद्य में। बुक कौन सी? ताजुल मासिर। 15th, गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। तबाकते नसीरी की रचना मिन्हाज उस सिराज ने फारसी भाषा में की थी। तबाकते नसीरी वाज कंपोज्ड बाय हुम? मिन्हाज उस सिराज इन पर्शियन लैंग्वेज। ये एक 13वीं शताब्दी में की गई थी, कंपोज्ड इन 13th सेंचुरी। अफगानों की आरंभिक विजय का एकमात्र उपलब्ध वृत्तांत है ये। इट इज द ओनली अवेलेबल अकाउंट ऑफ द इनिशियल कॉन्क्वेस्ट ऑफ द अफगान्स। बताइए कौन सा गलत है? तो इसमें थर्ड वाला गलत हो जाएगा। ये अफगान्स के बारे में नहीं, ये तुर्कियों के बारे में। अभी हमने देखा कि ये फारसी भाषा में इसकी रचना हुई थी, तो ये टर्किश लोगों का जो था ना, तुर्क्स का, उसके लिए हुआ था। मतलब ये हिस्ट्री है मोहम्मद गौरी के कॉन्क्वेस्ट की, और ये न्यूली स्टैब्लिश्ड टर्किश सल्तनत के बारे में इस किताब में पाया जाता है। तो ये अफगान्स के से इस किताब का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, बाकी दोनों एकदम ठीक है। 16th क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करें। तारीखे फिरोज शाही की बात हो रही है यहाँ पे। ये इसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। इसे फारसी भाषा पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली का सबसे प्रामाणिक विवरण तारीखे फिरोज शाही पुस्तक से प्राप्त होता है। मोस्ट ऑथेंटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द मार्केट कंट्रोल सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी कम्स फ्रॉम दिस बुक, तारीखे फिरोज शाही। आपको बताना है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। 16th क्वेश्चन, बताइए। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ये तीनों ही पॉइंट्स अपने आप में कंप्लीट हैं और एकदम सही हैं। तो आपको पता होना चाहिए तारीखे फिरोज शाही के बारे में। क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर तो नहीं आएगा, तो सारे ऑथेंटिक फैक्ट्स, सारे यूनिक फैक्ट्स इसमें कवर्ड हैं। 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अमीर खुसरो को तुर्कल्ला की उपाधि दी थी? हु अमंग द फॉलोइंग हैड गिवन अमीर खुसरो द टाइटल ऑफ तुर्कल्ला? अकबर, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो किसने दी थी फिर? निजामुद्दीन औलिया ने दी थी। अब क्या हुआ था, अमीर खुसरो को किस और नाम से जानते हैं? तूते हिंद के नाम से। ये शिष्य थे निजामुद्दीन औलिया के, और निजामुद्दीन औलिया ने इनको ये टाइटल दिया था तुर्कल्ला का। खुसरो पहले मुस्लिम पोएट थे जिन्होंने हिंदी के वर्ड्स का ओपनली इस्तेमाल किया था, और खड़ी बोली जो है वो भी इन्होंने ही इन्वेंट की थी बेसिकली। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अलप्तगीन अब्दुल मालिक का एक तुर्क दास था। अलप्तगीन वाज अ टर्क स्लेव ऑफ हुम? अब्दुल मालिक। 956 में अलप्तगीन खुरासान का राज्यपाल नियुक्त हुआ था। 956 में ही वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ खुरासान। अलप्तगीन ने गजनवी वंश की स्थापना की और गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। ही फाउंडेड द गजनवी डायनेस्टी एंड मेड गजनी हिज कैपिटल। बताना है आपको कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? ये सारे ही एकदम सही हैं, ये इनमें सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो अलप्तगीन जो था एक टर्किश स्लेव था। 933 से 963, 933 से 963 ये इसका टाइम पीरियड है।
और इसको गवर्नर बनाया था खुरासान का, और गजनवी डायनेस्टी इसी ने फाउंड की थी, और गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। 19वां क्वेश्चन, अलप्तगीन ने सुबुक्तगीन को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। अलप्तगीन हैड गिवन द टाइटल ऑफ आमिर उल उमरा टू सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन 977 में गद्दी पे बैठा, असेंडेड द थ्रोन इन 977 एडी। 987 में सुबुक्तगीन ने प्रथम बार भारत की सीमा पर आक्रमण किया था। 987 में ही अटैक्ड द इंडियन बॉर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम। यू हैव टू टेल विच इज द करेक्ट ऑप्शन। सारे ही एकदम करेक्ट हैं। अब जो ये एक वॉर थी सुबुक्तगीन और जयपाल के बीच में, और जयपाल को फाइनली फोर्स कर दिया था ट्रीटी करने के लिए, और ट्रीटी में 10 लाख दरहम्स, 50 हाथी और कुछ सिटीज और फोर्ट्स देने थे। ऐसी यहां पे डील हुई थी। अब ये जो अलप्तगीन था, इसने अपनी स्टैब्लिश करी थी इंडिपेंडेंट किंगडम, और इसके बाद आया था सुबुक्तगीन। ये स्लेव था और सन इन लॉ। जो ये सुबुक्तगीन था, ये अलप्तगीन का ही स्लेव था और दामाद भी था, और इसने हिंदू शाही किंग जो थे राजा जयपाल, इनको हराया था। तो इस तरीके से ये बातें आपको ये वाले टाइम पीरियड के बारे में याद रखनी है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैड रूल्ड द हाईएस्ट पीरियड ऑफ टाइम? इनके टाइम पीरियड्स बताने हैं आपको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ही होना चाहिए ये तो बताइए क्या हो जाएगा 20th का आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, तुगलक डायनेस्टी। अब जो ये ममलुक डायनेस्टी थी, ये थी 1206 से 1210 तक, ये वाली डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक पहले। और फिर आती है खिलजी डायनेस्टी, ये थी 1290 से 1296 तक, अलाउद्दीन खिलजी थे फर्स्ट। फिर आती है तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1324 तक। ठीक है, मतलब खिलजी डायनेस्टी ने कितना शासन किया? 30 साल। और तुगलक वंश ने कितना किया? तुगलक वंश ने किया करीब 94 ईयर्स। मैक्सिमम टाइम था इनका, 1320 से 1414 तक थे। और उसके बाद आती है आपकी ये सैयद डायनेस्टी 1414 से 1450, और फिर आती है लोधी डायनेस्टी 1450 से 1526, पानीपत के युद्ध तक। और फिर मुगल्स आई जाएंगे, बाबर हरा देगा जब इब्राहिम लोधी को। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस तो देखो एकदम बेसिक हैं, और दिल्ली सल्तनत से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, तुगलक डायनेस्टी के पहले कौन थे रूलर? घियासुद्दीन तुगलक शाह फर्स्ट। और सैयद डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? खिज्र खान ने। और लोधी डायनेस्टी बहलूल लोधी ने। चलिए 21, बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को यमीन उद दौला तथा अमीन उल मिलत की उपाधियों से विभूषित किया था। द कैलिफ ऑफ बगदाद हैज बिस्टोर्ड महमूद गजनवी विद द टाइटल्स ऑफ यमीन उद दौला एंड अमीन उल मिलत। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भानपुर हुआ करती थी। एट द टाइम ऑफ द इन्वेजन ऑफ महमूद ऑफ गजनी, द कैपिटल ऑफ द हिंदू शाही किंगडम वाज यूज्ड टू बी उद्भानपुर। बताइए आपको इसमें से कौन सा सही है? सी, दोनों बातें एकदम सही हैं। 22वां क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने मंझावन नामक स्थान पर आक्रमण किया जो ब्राह्मणों के किले के नाम से प्रसिद्ध था। He attacked a place called मंझावन which was famous as a fort of Brahmins. निम्नलिखित में से गजनवी का कौन सा आक्रमण ऊपर दिए गए कथन से संबंधित है? मतलब कौन सा जो आक्रमण था, इन्वेजन जो किया था महमूद गजनवी ने, वो कौन सा रिलेटेड है? बताइए, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 13th, बी। अब ये जो अलप्तगीन था, इसने अपनी स्टैब्लिश करी थी इंडिपेंडेंट किंगडम, और इसके बाद आया था सुबुक्तगीन। ये स्लेव था और सन इन लॉ। जो ये सुबुक्तगीन था, ये अलप्तगीन का ही स्लेव था और दामाद भी था, और इसने हिंदू शाही किंग जो थे राजा
जयपाल इनको हराया था। तो इस तरीके से ये बातें आपको ये वाले टाइम पीरियड के बारे में याद रखनी है। अब हम जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैड रूल्ड द हाईएस्ट पीरियड ऑफ टाइम? इनके टाइम पीरियड्स बताने हैं आपको, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना ही होना चाहिए ये तो बताइए क्या हो जाएगा 20th का आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, तुगलक डायनेस्टी। अब जो ये ममलुक डायनेस्टी थी, ये थी 1206 से 1210 तक, ये वाली डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक पहले। और फिर आती है खिलजी डायनेस्टी, ये थी 1290 से 1296 तक, अलाउद्दीन खिलजी थे फर्स्ट। फिर आती है तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1324 तक। ठीक है, मतलब खिलजी डायनेस्टी ने कितना शासन किया? 30 साल। और तुगलक वंश ने कितना किया? तुगलक वंश ने किया करीब 94 ईयर्स, मैक्सिमम टाइम था इनका। 1320 से 1414 तक थे। और उसके बाद आती है आपकी ये सैयद डायनेस्टी 1414 से 1450, और फिर आती है लोधी डायनेस्टी 1450 से 1526, पानीपत के युद्ध तक। और फिर मुगल्स आई जाएंगे, बाबर हरा देगा जब इब्राहिम लोधी को। तो ये ऐसे वाले क्वेश्चंस तो देखो एकदम बेसिक हैं, और दिल्ली सल्तनत से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, तुगलक डायनेस्टी के पहले कौन थे रूलर? घियासुद्दीन तुगलक शाह फर्स्ट। और सैयद डायनेस्टी किसने फाउंड की थी? खिज्र खान ने। और लोधी डायनेस्टी बहलूल लोधी ने। चलिए 21। बगदाद के खलीफा ने महमूद गजनवी को यमीन उद दौला तथा अमीन उल मिलत की उपाधियों से विभूषित किया था। द कैलिफ ऑफ बगदाद हैज बिस्टोर्ड महमूद गजनवी विद द टाइटल्स ऑफ यमीन उद दौला एंड अमीन उल मिलत। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाही राज्य की राजधानी उद्भानपुर हुआ करती थी। At the time of the invasion of Mahmud of Ghazni, the capital of the Hindu Shahi kingdom was used to be उद्भानपुर। बताइए आपको इसमें से कौन सा सही है? सी, दोनों बातें एकदम सही हैं। 22वां क्वेश्चन। महमूद गजनवी ने मंझावन नामक स्थान पर आक्रमण किया जो ब्राह्मणों के किले के नाम से प्रसिद्ध था। He attacked a place called मंझावन which was famous as a fort of Brahmins. निम्नलिखित में से गजनवी का कौन सा आक्रमण ऊपर दिए गए कथन से संबंधित है? मतलब कौन सा जो आक्रमण था, इन्वेजन जो किया था महमूद गजनवी ने, वो कौन सा रिलेटेड है? बताइए। 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। क्वेश्चन नंबर 22। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 13th, बी। अब जो इसने इन्वेजन किए, रेड किए, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता था? भाई इतना सारा अमाउंट ऑफ वेल्थ था इंडिया पे, इस्लाम को प्रमोट करना, और इसीलिए इसको बोलते थे शिकन, मतलब कि इमेजेस को डिस्ट्रॉय करता था। ये आइडल्स जो स्टैचूज होते थे उनको डिस्ट्रॉय करता था। और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी इंडिया में, तो ये औरों को टाइम नहीं देना चाहता था कि वो रीग्रुप हो जाएं और कंबाइन करें फोर्सेस। तो अच्छे खासे इन्वेजन इसने किए थे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। सही विकल्प का चयन करें। महमूद गजनवी के आक्रमणों से संबंधित है ये, इन्वेजन्स ऑफ महमूद गजनी। तीसरा, चौथा, छठा, 10वां मैच करना है। तो बताइए कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है बी, चौथा आक्रमण मुल्तान के शासक फतेह दाऊद के खिलाफ था, अगेंस्ट फतेह दाऊद द रूलर ऑफ मुल्तान। अब जो छठा था ये था आनंद पाल के खिलाफ। ये जो 10th दिया हुआ है उसकी जगह इसमें आएगा। ये थर्ड जो था ये था अगेंस्ट किंग बजरा। फोर्थ था फतेह दाऊद के खिलाफ, ये तो हमने देख ही लिया। 6th था, मैंने बताया आपको, आनंद पाल। और 10th था अगेंस्ट त्रिलोचन पाल। ये कुछ इन्वेजन्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ऐसे तो 17-18 बार रेड किया था, तो सारे तो याद नहीं रख सकते हैं, पर कुछ याद रख सकते हैं, एक रफ आइडिया होना चाहिए। 24। सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। विष्णु शर्मा द्वारा रचित ग्रंथ पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला व दिमना के नाम से किया गया है।
Arabic translation of what? Panchtantra has been done in the name of Kalila व दिम्मा. पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद बहराम शाह ने करवाया था. तो बताइए इसमें से कौन सा सही है? दोनों बातें एकदम ठीक हैं और दोनों ही बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं. भाई विष्णु शर्मा ने लिखी है पंचतंत्र, ये सबको पता होता है, लेकिन अरेबिक ट्रांसलेशन इसका और पर्शियन लैंग्वेज में किसने करवाया था ये नहीं पता होता. तो आप ये याद रखेंगे, बहरम शाह और इधर ये कलिलवा दिम्ना. 25th, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन. गलत विकल्प. फिरदौसी को पूर्व के होमर की उपाधि दी गई थी. फिरदौसी हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ होमर ऑफ द ईस्ट. फिरदौसी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है शहनामा. फिरदौसी इज मोस्ट फेमस वर्क है शहनामा. फारसी भाषा की नींव रखने वाला फिरदौसी ही था जिसने अपनी रचना शहनामा से इसकी शुरुआत की थी. इट वॉज फिरदौसी who laid the foundation of the Persian language, who started it with his work शहनामा. बताइए इनकरेक्ट कौन सा है इसमें से? तीनों ही बातें एकदम ठीक हैं, कोई भी गलत नहीं है. इसको ये तो बहुत फेमस बात है ना, होमर ऑफ द ईस्ट बोला जाता है फिरदौसी को, और शहनामा लिखी थी. तो ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए. 26, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उत्तर पश्चिम सीमा पर सिंध, मुल्तान व पंजाब 3 मुस्लिम राज्य थे. इससे संबंधित सही विकल्प का चयन हमें करना है. सिंध में सुम्र जाति के शिया शासकों का शासन था. सिंध वॉज रूल्ड बाय शिया रूलर्स ऑफ द सुमरा कास्ट या फिर सुम्र कास्ट. मुल्तान में करमाथी जाति के शासक थे. मुल्तान में करमथी कास्ट. पंजाब में गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक का शासन था. पंजाब वाज रूल्ड बाय खुसरो मलिक हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ गजनवी डायनेस्टी. तो हमें क्या चुनना है इसमें? सही विकल्प का चयन करना है. बताइए 26, डी सभी. ये सारी बातें आपको एज इट इज देखिए पता होनी चाहिए. इनका प्रॉपर नोट बना लीजिए. आपको जो बातें पता हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं पता है आपने पहली बार सुनी है उनका अलग सेक्शन बनाइए. और मैंने आपको बोला था फर्स्ट टेस्ट में एक आपकी डायरी ऑफ मिस्टेक्स होनी चाहिए कि आपसे गलती कहाँ हो रही है. रिकॉल में गलती कर रहे हैं आप, या फिर आपको वो चीज़ पढ़ी नहीं आपने, तो उसको अलग अलग जगह लिखिए. देखिएगा आप जब आप कर लेंगे ना 5-10 टेस्ट ऐसे, तो आपके दिमाग में एक्यूरेट पिक्चर बन जाएगी कि एक्चुअली हमसे गलती कहाँ हो रही है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के लिए. तो ये हो गया इसके बारे में. और इनकी कैपिटल क्या थी? कैपिटल थी इनकी लाहौर. ये जो थे गजनवी वाले. 27, भारत पर हुए 3 आक्रमणों से संबंधित सही विकल्प का चयन करें. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू 3 इन्वेजन्स. फर्स्ट इन्वेजन मीर कासिम, दूसरा महमूद गजनवी, तीसरा वह मोहम्मद गौरी. तो बताइए. तीनों बिल्कुल ठीक हैं. ये 3 आक्रमण हैं जो यहाँ दिए हुए हैं, और आपको इनके ईयर पता होने चाहिए. 712, 1027, 1175 पता होना चाहिए आपको, और ये एज इट इज फैक्ट है, याद कर लीजिए. 28, भारतीय नरेशों में डैश प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम गौरी को पराजित किया था. हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी. कौन था पहला राजा जिसने इनको पराजित कर दिया था? तो ये तो मैक्सिमम लोग गलत बताएंगे. बताइए. वो पहला राजा था मूलराज द्वितीय, मूलराज सेकंड, जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था. मतलब बहुत ही छोटे से राजा थे. बाल मूलराज भी इनको बोलते हैं. चालुक्य डायनेस्टी थी जो गुजरात की, उससे बिलोंग करते थे. और अनहाली पटक इनकी कैपिटल हुआ करती थी, और इन्होंने इसको अच्छी खासी डिफीट दी थी. तो ये बातें आपको कुछ पता होनी चाहिए. अब हम मूव कर रहे हैं 29th क्वेश्चन पे. ताबर हिंद शब्द का अर्थ है जो तराइन के प्रथम युद्ध से संबंधित है. व्हाट डज द वर्ड ताबर हिंद मीन्स? वो जो रिलेटेड है फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन से. बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ए, एक दुर्ग, एक फोर्ट. पहला बैटल ऑफ तरेन कब हुआ था? ये तो आसान है क्वेश्चन, सबको पता होना चाहिए भाई. 1191 में हुआ था,
और मोहम्मद गौरी ने कंट्रोल ले लिया था फोर्ट का तबारा हिंद में। ये फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड था? बठिंडा में। और मलिक जियाउद्दीन तुर्की को वहां पे अपॉइंट कर दिया था। अब ये हुआ कहाँ पे? बठिंडा के पास, जिसमें राय पिथौड़ा जो कि पृथ्वीराज तृतीय थे, थर्ड, ने डिफीट कर दिया मोहम्मद गौरी को। और ये सेकंड डिफीट थी मोहम्मद गौरी की इंडिया में। तो ये बात आपको याद रखनी है। और जो ये कंट्रोल लिया था इन्होंने शहर का, ये लिया था 1189 में। और उसके बाद फिर ये 1191 में पहले युद्ध में पहला युद्ध किया था इन्होंने तरेन का। तो ये जो तबर हिंद है, ये एक फोर्ट था जिसको इसने मोहम्मद गौरी ने कब्जा लिया था। अब आता है मुकलबा से आप क्या समझते हैं, जो तराइन के द्वितीय युद्ध से संबंधित है। कितने बढ़िया क्वेश्चंस देखिए आप लोगों के लिए बनाए गए हैं, एकदम डिफरेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मुकलबा, जो कि सेकंड बैटल ऑफ तरेन से संबंध रखता है? बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा गजनी के प्रसिद्ध सेनानियों में से एक, वन ऑफ द फेमस फाइटर्स ऑफ गजनी। अभी कब हुआ था? पहला तो मैंने आपको बता दिया 1191 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? बिल्कुल नेक्स्ट ईयर 1192 में। अब मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया था और उसको पोस्ट कर दिया था कोहराम, और वो वापस चला गया गजनी में। कोहराम जो था हेडक्वार्टर था ऐबक का, वो वहां से लुक आफ्टर कर रहा था सारी टेरिटरीज को। अब क्या होता है कि रिवर्स साइड पे सम कॉइन्स जो थे पृथ्वीराज 3 के, उसमें श्री मोहम्मद साम के राइटिंग्स पाई जाती हैं। और आर्मी जो थी मोहम्मद गौरी की, उसमें 4 बहुत फेमस फाइटर्स थे। कौन कौन? गजनी, करबक, खरमेल, इल्हा और मुकलबा, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही स्किल्ड थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 31, चंदावर का युद्ध से संबंधित गलत विकल्प का चयन करें। 50,000 अश्वरोहियों के साथ मोहम्मद गौरी ने कन्नौज और बनारस की ओर कूच किया था। उस समय कन्नौज पर गढ़वाल वंशी शासक जयचंद्र का शासन था। With 50,000 horsemen, Muhammad Gauri had marched towards Kannauj and Banaras, and that time Kannauj was ruled by whom? Gehedwal dynasty ruler जयचंद्र। कन्नौज और एटा के बीच स्थित चंदावर नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। There was a war between the two at a place called चंदावर, situated between कन्नौज and एटाहा। तो आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, बताइए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिर्फ दूसरा गलत है। क्यों गलत है? बैटल ऑफ चंदावर कब हुआ था? 1194 में। और ये जो है एक वॉर हुई थी दोनों के लोगों के बीच में। तो वो कहाँ पे हुई थी? वो कन्नौज और एटा के बीच में नहीं हुई थी, वो कन्नौज और इटावा के बीच में हुई थी। तो आपको ये बातें दोनों ध्यान रखनी है, बाकी बातें एकदम ठीक है। 32, खुरासान ख्वारिज्म की डैश सीमा पर स्थित था, जो मध्य एशिया का एक विशाल क्षेत्र है। खुरासान वाज लोकेटेड ऑन व्हाट बॉर्डर ऑफ ख्वारिज्म, व्हिच वाज अ वास्ट एरिया ऑफ सेंट्रल एशिया। बताइए। आंसर हो जाएगा सी, सदर्न बॉर्डर पे लोकेटेड है। ये एक बहुत बड़ा एरिया है सेंट्रल एशिया का। इसके वेस्टर्न बॉर्डर पे है कैस्पियन सी, और बुखारा है इसके ईस्टर्न बॉर्डर पे, और खुरासान है इसके सदर्न बॉर्डर पे। ऐसे एरिया स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछ सकता है, जो जिन अब देखो खुरासान वगैरह हम काफी पढ़ते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ये हम नहीं सोचते। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। 1205 में ख्वारिज्म शाह ने अंधखुद के युद्ध में मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित किया था। In 1205 AD, Khwarizm Shah had badly defeated Muhammad Gauri in the Battle of Andkhud. अंधखुद युद्ध में गौरी को पराजित करने के बाद ख्वारिज्म शाह ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। He assumed the title of Sikandar II after defeating Gauri in the Andkhud war. बताइए। कोई भी गलत नहीं है इनमें से, दोनों बातें बिल्कुल ठीक हैं।
अब ये एज इट इज आपको पता होनी चाहिए। देखिए, जो भी नए फैक्ट्स आपको टेस्ट में मिलते हैं वो आप बाय हार्ट कर लीजिए। जो बातें आपको पता है बहुत अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन ये टेस्ट इस तरीके से डिजाइन है कि बहुत अच्छे मार्क्स आप नहीं इसमें स्कोर कर पाएंगे अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी का भी लेवल है तो वो इसीलिए है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपसे जो फैक्ट्स मिस हो जाते हैं रेगुलर बुक्स में वो आप कवर कर लें। यही खासियत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट्स की और हमारे मटेरियल की। क्वेश्चन नंबर 34, मामलुक वंश को मुख्य रूप से गुलाम वंश नहीं कहा जा सकता था क्योंकि इस वंश के 11 शासकों में से केवल इतने कितने गुलाम थे, ये बोल रहा है। मतलब इस डायनेस्टी को आप स्लेव डायनेस्टी नहीं बोल सकते थे क्योंकि 11 में से कितने थे जो स्लेव्स रह चुके थे। तो बताइए कितने थे? 3। अब क्या बात हो रही है? ये ममलुक डायनेस्टी 1206 से 1290। अब इसको स्लेव डायनेस्टी बोलते थे क्योंकि जो इसका पहला रूलर था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, वो एक स्लेव था। फिर इल्तुतमिश और बलबन जो आए वो भी स्लेव्स थे। लेकिन इस वर्ड को आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते क्योंकि 11 रहे हैं लेकिन सिर्फ उनमें से 3 ही तो स्लेव्स थे, तो इसको आप एज स्लेव डायनेस्टी नहीं बोल सकते हो। ये है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शमसी वंश की स्थापना की थी। ही फाउंडेड द शमसी डायनेस्टी। मामलुक अरबी भाषा का शब्द है, इट्स एन अरबिक वर्ड। मामलुक वंश को प्रारंभिक अफगान के रूप से भी जाना जाता है, दे आर नोन एज अर्ली अफगान्स। सही बात बतानी है आपको इसमें से, बताइए। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए, सिर्फ दूसरा। अब क्या होगा, क्यों है ये गलत? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने शमसी वंश की स्थापना नहीं की थी, कुतुबी डायनेस्टी की थी। इल्तुतमिश ने की थी शमसी डायनेस्टी की, और बलबन ने की थी बलवानी डायनेस्टी की। और ममलुक एक अरबिक वर्ड है, और ये हुआ है कि डिफरेंस रहा है ओपिनियन में हिस्टोरियंस की पहली डायनेस्टी दिल्ली की नेमिंग के लिए। बहुत सारे नाम दिए गए इस डायनेस्टी को, ममलुक डायनेस्टी को। क्या क्या? स्लेव डायनेस्टी, ममलुक डायनेस्टी, इल्बरी डायनेस्टी और अर्ली टर्क्स। अफगान्स नहीं है ये, अर्ली टर्क्स हैं। ठीक है, प्रारंभिक तुर्क, ना कि प्रारंभिक अफगान। 36, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन आ गए हैं। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। मुइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद, गियासुद्दीन बलबन। बताइए, करिए अरेंज। क्या होगा इसका आंसर? 36 का आंसर हो जाएगा बी। ये सब सही अरेंज्ड हैं। ये 1240 से 1242, फिर ये आएंगे 42 से 46, फिर ये आएंगे 46 से 65, और ये आएंगे 65 से 87। अब आप मुझे बताएंगे जो ये वाले सुल्तान यहाँ पे लिखे हैं, ये डायनेस्टी को किस डायनेस्टी की बात हो रही है? ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, ये जरूर कमेंट डाउन करेंगे आप। बताइए। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सुल्तान के शाही ढांचे के प्रमुख अंगों एकता प्रणाली, सैन्य प्रणाली और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय दिया जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद स्ट्रीमलाइनिंग द मेजर ऑर्गन्स ऑफ द इंपीरियल स्ट्रक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत? एकता सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम और करेंसी सिस्टम किसको कहा जाता है? ये तो बता सकते हैं आप, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, बी, इल्तुतमिश। अब जो ये इल्तुतमिश था, ये रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इसको माना जाता है। इसने बहुत अच्छे अच्छे ये ऑर्गन्स लेके आया था ये इंपीरियल स्ट्रक्चर में, जैसे कि ये जो दिए हुए हैं। इसने क्या किया था, दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था इंस्टेड ऑफ लाहौर। ज्यादातर लाहौर कैपिटल होती थी, और इसको पहला टर्किश सुल्तान भी बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का, इल्तुतमिश को। तो ये बातें आपको थोड़ी पता होनी चाहिए इल्तुतमिश के बारे में। अब हम क्या देखेंगे? और अच्छा हाँ, आप इल्तुतमिश का मुझे शासनकाल लिख के बताइए, कब था, कब से कब तक इसने राज किया था, और
ये सन इन लॉ था ऐबक का, और इसको स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है। और इसने काफी सारे, इसकी एक बड़ी फेमस इसका ग्रुप था 40 लोगों का, तुर्काने चहलगामी, सबको पता होगा ये नाम। और ये सारी बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। और मिन्हास सिराज जो था वो इल्तुतमिश के टाइम पे ही था, तबाकते नसीरी जिसने लिखी थी। और इसने बहुत सारे टॉम्स वो भी बनवाए थे, मकबरे। इसको जनक कहा जाता है मकबरा बनवाने का, फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप मुझे इसका शासनकाल बताएंगे कमेंट करके, हर चीज मैं आपको बता दूंगी तो फायदा क्या होगा। चलिए 38, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? आरम शाह ने ही लाहौर की जगह सबसे पहले दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। इट वाज आरम शाह हु फर्स्ट मेड दिल्ली हिज कैपिटल इंस्टेड ऑफ लाहौर। और बलबन को हातिम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। बलबन वाज नोन एज हातिम टू। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो जो इसमें से सही है वो है सिर्फ पहला। क्यों बताइए। अब बात यह है कि इल्तुतमिश ने सबसे पहले लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया। और जो ये बलबन है इसको नहीं जाना जाता किस नाम से? हातिम टू के नाम से। किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को, नॉट बलबन। तो आपको ये दो बातें पता होनी चाहिए। 39, सत्ता के लिए इल्तुतमिश और आरम शाह के बीच जड़ नामक स्थान पर युद्ध हुआ था। जड़ निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पास स्थित है? अ बैटल हैड बीन टेकन प्लेस फॉर पावर बिटवीन इल्तुतमिश एंड आरम शाह एट अ प्लेस कॉल्ड जड़। जड़ वाज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो क्या है बताइए। 39 का आंसर है सी, दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद तुर्की अमीरों ने आरम शाह को गद्दी पे बिठाया, और इस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है सत्ता के लिए, किस जगह पे? जड़, और जो कि कहाँ था? दिल्ली के पास था। अच्छा, ये जो हमने अभी 38 क्वेश्चन किया है ना, इसमें ये आरम शाह नहीं होगा, यहाँ पे इल्तुतमिश होगा। तो ये मिसप्रिंट है, तो इसलिए फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा है। चलिए 40th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधियां इल्तुतमिश को दी गई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स हैड बीन गिवन टू इल्तुतमिश? अमीरुल उमरा, कुरान खान, सुल्तान आजम। बताइए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और तीसरा। अमीरुल उमरा और सुल्तान आजम, इसको उपाधियां दी हुई थी। इल्तुतमिश का मतलब है साम्राज्य का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द एम्पायर। 41, निम्नलिखित में से किसने मदरसा ए रहमिया नामक मदरसा बनवाया था? हु हैड बिल्ट अ सेमिनरी नेम्ड मदरसा ए रहमिया? इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, औरंगजेब, शाह तुर्कान। बताइए। फैक्चुअल क्वेश्चन, औरंगजेब ने। 42, अमीर ए असबार की उपाधि से संबंधित व्यक्तियों के नाम बताइए। नेम द पर्सन्स रिलेटेड टू द टाइटल ऑफ अमीर ए असबार। हुमायूं, शाहजहां, ख्वादमीर, अलबरूनी। बताइए। पहला और तीसरा सही है बिल्कुल, हुमायूं और ख्वादमीर। हुमायूं को टाइटल मिला था, अमीर असबर ने दिया था अमीर असबर का टाइटल किसको? ख्वादमीर को। तो हुमायूं ने टाइटल दिया ख्वादमीर को, क्या? अमीर असबर। ये इनकी ये तीन चीज रिलेटेड है, ये इनका कोई लेना देना नहीं है शाहजहां का और अलबरूनी का। यहाँ पे अभी ऐसे टाइटल्स वगैरह कई बार पूछ लेते हैं, ऐसी टर्म्स बहुत आती हैं मिडिवल हिस्ट्री में तो जो थोड़ी अनसुनी लगती हैं, पर आपने सब सुन रखा होगा। बेफिक्र रहिए, एकदम तैयारी करते रहिए, एकदम जोश के साथ और चेहरे पे हंसी के साथ।
इसी के साथ हम देखते हैं 43rd क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अकबर के शासनकाल के दौरान फारसी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता था। पर्शियन लैंग्वेज थी ऑफिशियल लैंग्वेज अकबर के टाइम पे। अबुल फजल ने 50 कवियों का उल्लेख किया है जो अकबर के संरक्षण में थे। अबुल फजल ने कितने? 50 पोएट्स हु वर अंडर अकबर्स पैट्रोनेज। अकबर ने फैजी को मलिक उश शौरा की उपाधि दी थी। फैजी को टाइटल दिया था मलिक उश शौरा का। बताइए इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी नहीं, सारी तीनों बातें एकदम ठीक है। मतलब ये इंपॉर्टेंट है ना, किस टाइम पे किसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती थी, ये बदलती रही है, तो आपको पता होना चाहिए अकबर के टाइम पे कौन थी, कौन सी भाषा थी। 44 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आईने अकबरी के अनुसार हुमायूं द्वारा कश्मीर के मोहम्मद हुसैन को जरी कलाम की उपाधि दी गई थी। अकॉर्डिंग टू आईने अकबरी द टाइटल ऑफ जरी कलाम वाज गिवन टू मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर बाय हुमायूं। अबुल फजल ने अकबरनामा नामक पूरा पुस्तक लिखी थी। अबुल फजल हैड रिटन द बुक अकबरनामा। क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा बी, सिर्फ दूसरा ठीक है। पहला क्यों गलत है? ऐने अकबरी में टाइटल जो था जरी कलीम का, वो मोहम्मद हुसैन को दिया था, हुमायूं ने नहीं। किसने? अकबर ने। अबुल फजल ने बुक लिखी थी अकबरनामा, ये तो सबको पता है। 45 सही विकल्प का चयन करें। अमीरे को ये कुछ डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं और वो कौन मिनिस्टर था, किस लिए यूज होते थे वो डिपार्टमेंट्स। अमीरे को हो सुरक्षा मंत्री, मिनिस्टर ऑफ सिक्योरिटी। अमीर दाद कृषि मंत्री, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। अमीर हाजिब शाही दरबार का वरिष्ठतम अधिकारी, सीनियर मोस्ट ऑफिशियल ऑफ द रॉयल कोर्ट एंड अर्ज ममलिक न्यायाधीश जज। सिलेक्ट द सही ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा सी, अमीर हाजिब शाही दरबार के वरिष्ठतम अधिकारी थे। पढ़ते जाइए आप भी, और आप उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम अधिकारी बन जाएंगे। बताइए चलिए। तो अमीर कोहो जो थे वो कौन थे? ये एग्रीकल्चर वाले थे। और अमीर दाद जो थे ये जज थे, गवर्नमेंट के काउंसिल थे ये। और अमीर हजब तो हमने देख ही लिया, जो आप बनेंगे। और अर्ज ममालिक थे मिनिस्टर ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी थी इनके हाथ में, सुरक्षा मंत्री थे ये। 46 मध्यकालीन भारत में लेखा परीक्षक के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड फॉर ऑडिटर इन मिडाइवल इंडिया? बताइए। अहले मुहासिबा, ये टर्म यूज होती थी। डिफिकल्ट है टर्म्स, पर पढ़नी तो पड़ेंगी। अब अहलुल इल्म, ये यूज होती थी स्कॉलर के लिए, एजुकेटेड क्लास के लिए। अहले मुहासिबा होता था ऑडिटर। आमिल होता था गवर्नमेंट सर्वेंट। और अरिज होता था सोल्जर या फिर सैनिक भर्ती करने वाला अधिकारी। 47 निकोलो मनुची ने स्टोरिया डो मोगोर नामक पुस्तक का संकलन किया था, जिसे डैश का भारत का दर्पण कहा जाता है। निकोलो मनुची ने एक बुक स्टोरिया डो मोगोर जिसमें बोला गया मिरर ऑफ इंडिया, कौन सी सेंचुरी को, ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 17वीं शताब्दी, 17th सेंचुरी। ये जो थे निकोलो मनुची, ये एक इटालियन ट्रैवलर थे 1653 से 1708 के टाइम पे। इंडिया आने के बाद इनको जॉब मिल गई आर्टिलरी में। किसकी आर्मी में? दारा शिकोह की आर्मी में। अब जब डिफीट हो गया और डेथ हो गई दारा शिकोह की, तो इन्होंने प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया फिजिशियन का, चिकित्सक का पेशा अपना लिया। और जो इनकी यात्रा का संस्मरण था वो इन्होंने अपने ट्रैवल मेमोयर्स में लिखा, जो ये बुक थी स्टोरियो डो मोगोर। फॉरेनर्स की बुक से भी देखो कितनी जानकारी मिलती है। 48 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फ्रेंकोइस बर्नियर से संबंधित ये कुछ बातें लिखी हैं। ये एक फ्रांसीसी यात्री था जो शाहजहां के काल में आया था। फ्रेंच ट्रैवलर हु केम इन द लैटर पार्ट ऑफ द रेन ऑफ शाहजहां
1656 में सूरत पहुंचा, उसके बाद उसने अहमदाबाद, कश्मीर व बंगाल की यात्रा की। इसने बनारस की तुलना एथेंस से की थी। ही कंपेयर्ड बनारस विद एथेंस। बताइए। सारे एकदम ठीक हैं। तो ऐसे पता चलता था ना कि जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उनकी नजर से कैसा था, क्या वो लोग लिखते थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी की चाहिए और ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जाना चाहिए सबको। बहुत बढ़िया शहर है बनारस। 49th, गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। जीन डे थेवेनॉट वह एक फ्रांसीसी यात्री था, वॉज अ फ्रेंच ट्रैवलर। जीन डे थेवेनॉट 1666 में आगरा गया था। He had come to आगरा in 1666. जीन डे थेवेनॉट औरंगजेब के शासनकाल के दौरान आया था। He came during the reign of औरंगजेब। बताइए, गलत बताइए कौन है, कौन सा गलत है इसमें से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। अब ये जो है ये औरंगजेब के शासनकाल में आगरा नहीं आया था, ये सूरत आया था। और ये जो था ये एक इटालियन यात्री था। एक मिनट, ये हिंदी वाला यहाँ पे गलत दिया हुआ है, इसको क्रॉस कर दो। ये ए ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सेकंड वाला गलत है, ये दोनों ठीक है। वो इटालियन नहीं, फ्रेंच ट्रैवलर ही था। और ये आगरा नहीं आया था, सूरत आया था। बस ये इसमें करेक्शन है, बाकी तीनों बातें एकदम ठीक दी हुई हैं। वो हिंदी इंग्लिश की वजह से कंफ्यूजन हो गया मुझे थोड़ा। चलिए 50th, जीन बैप्टाइज ट्रैवलर ने निम्नलिखित में से किन मुगल शासकों के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? जीन बैप्टाइज ट्रैवलर had traveled to India during the reign of which of the following मुगल रूलर्स? ये बताना है आपको। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में। ये भी एक फ्रेंच ट्रैवलर था और ये शाहजहां और औरंगजेब दोनों के टाइम पीरियड में इंडिया आया था। इसने अपनी डिटेल्स दी हैं जर्नी की, ट्रैवल्स इन इंडिया करके एक किताब है उसमें, और इसने एक बुक भी लिखी थी 7 वॉयजेस करके, 7 वॉयजेस। चलिए 51, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। मारवाड़ चित्रकला शैली का विकास चंदेल शासकों के अधीन हुआ था। मारवाड़ स्टाइल वाज डेवलप्ड अंडर द चंदेल रूलर्स। महाराजा अजीत सिंह और उसके उत्तराधिकारी अभय सिंह तथा राम सिंह के शासनकाल में मारवाड़ चित्रकला शैली का पूर्ण विकास हुआ। मारवाड़ पेंटिंग स्टाइल वाज फुली डेवलप्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा अजीत सिंह एंड हिज सक्सेसर्स अभय सिंह एंड राम सिंह। आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, सिर्फ दूसरा सही है। अब ये क्यों गलत हुआ? ये चंदेल राजा नहीं थे, ये बेसिकली राठौड़ रूलर्स थे। उस टाइम पे मारवाड़ स्टाइल का होगा, वैसे ये लॉजिकल भी बैठेगा। मारवाड़ स्टाइल और चंदेल रूलर्स थोड़ी जमेगी नहीं बात, तो ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन, पर आपको दूसरा फैक्ट तो पता होना ही चाहिए इसके लिए। 52, निम्नलिखित में से किस महान चित्रकार ने किशनगढ़ चित्रकला शैली, किशनगढ़ पेंटिंग स्टाइल को अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया था, जो कई वर्षों तक प्रचलित रहा? ये आज भी बहुत फेमस स्टाइल है, बताइए। सवंत सिंह, नगरीदास, निहाल चंद्र या किशन सिंह? इसका आंसर बहुत आसान है, बहुत फेमस है, निहाल चंद्र। ये आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे किशनगढ़ के कौन? नरेश, सवंत सिंह। इनकी रेन में किशनगढ़ स्टाइल जो था ये काफी पीक पे पहुंचा। इनका सरनेम था नगरीदास, ठीक है। और निहाल चंद्र जो थे वो बहुत हाई क्वालिटी पेंटर थे। तो ये पेंटर के बारे में पूछ रहा है ना, राजा के बारे में पूछ रहा होता तो नगरीदास हो जाता आंसर। और जो ये पेंटर थे, इतना बढ़िया इन्होंने पेंटिंग की कि जिस नाम से इसको आज जाना जाता है ये इन्हीं की वजह से जाना जाता है। इतना बढ़िया काम किया था इन्होंने इसमें। 53, जहांगीर ने निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी? जहांगीर हैड बिस्टोर्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर द टाइटल ऑफ नादिर उज जमान? पता होगा जहांगीर को बहुत इंटरेस्ट था पेंटिंग्स में। अच्छा, किस टाइम की
किस टाइप की पेंटिंग्स थी जो जहांगीर के टाइम पे एकदम प्रिवेलेंट थी, ये आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। ये PYQ भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अभी इसका आंसर बताइए 53 का क्या आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा अबुल हसन। ये बड़े फेवरेट पेंटर थे जहांगीर के, मतलब ये खुद इनकी इस तारीफ इन्होंने जहांगीर ने लिखी है अपनी ऑटोबायोग्राफी में तुजूक जहांगीरी में, और जहांगीर ने इनको टाइटल दिया था नादिर उस जमा का। 54 गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। हमजा नामा को चित्रित करने के लिए मीर सैयद अली को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था। ही वॉज अपॉइंटेड एज अ सुपरवाइजर टू पेंट दी हमजा नामा। हमजा नामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में आरंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ। बिगैन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हुमायूं एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर। हमजा नामा को अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुस समद ने किया था। अब्दुस समद डिड द फाइनल वर्क ऑफ पेंटिंग। इनकरेक्ट चुनना है हमें, बताइए कौन सा इनकरेक्ट होगा। सारी बातें अपने आप में एकदम ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। फिफ्टी 55। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप मुझे ये बताएंगे कि ये हमजा नामा क्या है, कमेंट डाउन करिए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने 1678 में राबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था? टॉम्ब ऑफ राबिया उद दौरानी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, औरंगजेब, मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। बीबी का मकबरा सुना है आपने? बीबी का मकबरा यही है। कहाँ पे है लोकेटेड? औरंगाबाद में। इसका आर्किटेक्चर ताजमहल पे बेस्ड है, इसलिए इसको सेकंड ताज भी बोलते हैं, दूसरा ताजमहल। ताजमहल की नकल है ये एक तरह से देखा जाए तो। 56 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र की उपाधि दी थी। हुमायूं कॉन्फर्ड द टाइटल ऑफ नादिर उल अस्र ऑन मीर सैयद अली। हुमायूं ने अब्दुस समद को सिरी कलम की उपाधि दी थी। सिरी कलम ऑन अब्दुस समद। अब्दुस समद और मीर सैयद अली को मुगल चित्रकला शैली का संस्थापक माना जाता है, फाउंडर्स ऑफ द मुगल पेंटिंग स्टाइल। बहुत अच्छा था मुगल पेंटिंग स्टाइल। काफी क्वेश्चंस आते हैं ये पेंटिंग आर्किटेक्चर से। हमारे पेपर में कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाएंगे तो इन्हीं एरिया से पूछे जाएंगे, इसलिए आपको प्रिपेयर कराए जा रहे हैं। बताइए, तीनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं, एज इट इज प्रिपेयर कर लीजिए इनको अभी। चलिए 57 निम्नलिखित में से किस चित्रकार को चीनी या मंगोल चित्रकला शैली विकसित करने और इसे मुख्य रूप से ईरानी बनाने का श्रेय दिया जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग painter is credited with developing the Chinese or Mongol painting style and making it predominantly Iranian? Shah Muzaffar, Miskin, Bizard या none of these? बताइए। 57 का आंसर हो जाएगा सी, बिजार्ड। अब बिजार्ड को ना आपको पता है राफेल ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। अब जो राफेल है ना, ये बहुत फेमस इटालियन पेंटर थे। लियोनार्डो डा विंसी, माइकल एंग्लो और ये जो राफेल थे, इन तीनों को ट्रिनिटी कहा जाता है उस टाइम की। अब जो ये बिजार्ड थे, ये बहुत बड़े पेंटर थे 16वीं सेंचुरी के, और अकेला जो पेंटर जिसका नाम तुजुके बाबरी में मेंशन्ड है वो ये ही हैं, बिजार्ड। और इन्होंने डेवलप किया था चाइनीज और मंगोल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, और उसको एकदम ईरानी बनाया था इन्होंने। तो ये काफी फेमस पेंटर रहे हैं। 58 अबुल फजल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह चित्रकला के विषय में कहा करता था कि मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो चित्रकला से घृणा करते हैं? अकॉर्डिंग टू अबुल फजल, which Mughal emperor used to say about painting that I do not like those who hate painting? कौन कहता था, बताइए। 58 का आंसर हो जाएगा अकबर। इतना ये तो खैर हर ही चीज में इंटरेस्टेड था, रिलीजियस डिस्कशंस में इबादत खाना बनवाया था इन्होंने इसी सब के लिए। तो ये मतलब बढ़िया राजा रहा है ये, जिसने काफी डेवलपमेंट किए और जैसे पेंटिंग में, आर्किटेक्चर में, हर चीज में इंटरेस्ट रहा है। तो ये ऐसा कहते थे। 59 निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। बाबर पहला शासक था जिसने भारत में फारस और तुर्किस्तान के ढंग के नए बाग बगीचों को लगवाना आरंभ किया।
He was the first ruler who had started setting up new gardens in the style of Persia and Turkestan in India. बाबर ने पहला मुगल उद्यान आगरा में लगवाया जिसे हश्त बहिश्त या नूरे आफशान भी कहा जाता है. He established the garden called हश्त बहिश्त और नूरे अफसान. बाबर ने कश्मीर में 2 उद्यान चश्माए शाही तथा निशाद बाग का निर्माण कराया. Built 2 gardens चश्मे शाही या निशाद बाग इन कश्मीर. करेक्ट बताइए कौन सा है? ये तो बता देंगे आप. पहला और दूसरा सही है बिल्कुल. अभी जो कश्मीर में गार्डन्स बनवाए गए थे किसने बनवाए थे? बाबर ने थोड़ी बनवाए थे. ये बताइए किसने बनवाए थे? ये शाहजहां ने बनवाए थे, ना कि बाबर ने. निशाद बाग से तो याद आ गया होगा आपको. चलिए 60. स्थापत्य कला की कुछ विशिष्ट शैलियां जैसे दांतेदार मेहराब, ऊंचा उठा दोहरा गुंबद, इमारत के उठान व विभिन्न भागों में तालमेल तथा बहुमूल्य रंगीन पत्थरों का उचित प्रयोग निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान विकसित हुआ था? सम डिस्टिंक्टिव स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर, serrated arches, high-raised double domes, coordination of the elevation and different parts of the building, and proper use of precious colored stones. पीटरा डोरा कहते थे जिसको. किसमें डेवलप हुआ था? हुमायूं, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब. बताइए. तो ये हुए थे शाहजहां के टाइम पे. ये पीटरा डोरा का बहुत सारा यूज ताजमहल में भी हो रखा है, जो ये छोटे छोटे रंगीन पत्थरों को सजा के कोई चीज बनाते थे. 61st क्वेश्चन पे आ गए हम. सही विकल्प का चयन करना है हमें. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना औरंगजेब ने की थी. औरंगजेब ने अहमद अय्याज को अपना आरिज़े ममालिक नियुक्त किया था. He had appointed अहमद अय्याज as his आरिज़े ममालिक. इस विभाग का अध्यक्ष आरिज़े ममालिक होता था. The head of this department was called आरिज़े ममालिक. तो आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है. तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी. सिर्फ तीसरा सही है. अब जो ये दीवाने अर्ज था ये औरंगजेब ने नहीं, ये बलबन ने स्टैब्लिश किया था. और बलबन ने अपॉइंट किया था अहमद अयाज को अपना आरिज़े ममालिक. मतलब वो हेड होता था इसका, इस डिपार्टमेंट का. उसने बलबन ने किया था. तो औरंगजेब का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है. 62. वकील सुल्तान की स्थापना अंतिम तुगलक शासन नसीरुद्दीन महमूद के समय हुई थी. वकील सुल्तान was established in the time of last तुगलक रूलर नसीरुद्दीन मोहम्मद. दीवाने इंशा शाही सचिवालय था जिसका प्रमुख दबीर खास कहलाता था. इट वॉज अ रॉयल सेक्रेटरिएट. मिनहाजुद्दीन सिराज ने दीवाने इंशा को दीवाने अशरफ के नाम से संबोधित किया है. और या फिर इनमें से कोई नहीं. इनकरेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है. बताइए. तो ये बातें सारी एकदम ठीक हैं. इनमें से कोई भी गलत नहीं है. और जो पर्सनल दाबीर था सुल्तान का उसको बोलते थे दाबीर खास, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार का कार्य सुल्तान के लिए करता था. और ये इंशा जो है ये देखा हमने रॉयल सेक्रेटरीट था. 63rd क्वेश्चन देखेंगे. निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें. सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. दीवाने बंदगान की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी. इट वॉज अ स्लेव डिपार्टमेंट स्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक. दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने की थी. दीवाने कोही स्टैब्लिश्ड बाय फिरोज शाह तुगलक. अब आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है. बताइए. इसका आंसर हो जाएगा बी, फर्स्ट और सेकंड. ये जो डिपार्टमेंट था ना दीवाने कोही, इसको फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया था क्रिएट, इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था. MBT. और ये बिल्कुल ठीक है, स्लेव्स वाला डिपार्टमेंट. और क्या बोलते हैं, ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था और दीवाने खैरात भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था. तो कौन सा डिपार्टमेंट किसने किया ये आपको पता होना चाहिए. अब आप मुझे तीनों बातें, ये बंदगान तो चलो मैंने बता दिया, इस यहाँ पर स्लेव डिपार्टमेंट है. एक तो ये दीवाने खैरात और ये दीवाने कोही, ये किससे रिलेटेड हैं तीनों, क्या काम था इनका, ये आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे. तो 64 पे आ गए हम. सही विकल्प का चयन करें. आमिर आखुर
यह आय व्यय को ठीक करता था। यूज्ड टू फिक्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मजूमदार ये कोषाध्यक्ष के ही अनुरूप था, इन लाइन विद द ट्रेजरर। अमीर मजलिस सभाओं, दावतों व उत्सवों आदि का प्रबंध करता था। मीटिंग्स, फीस्ट्स एंड फेस्टिवल्स। खजिन यह अश्वशाला का अध्ययन करता था। प्रेसिडेंट होता था ये स्टेबल का, जहां पे हॉर्सेस को रखा जाता था। बताइए इसका क्या आंसर होगा? 64 का हो जाएगा सी, अमीर मजलिस। ये वाला सही है। जो अमीर आखुर था, आखुर ये था घोड़ों से रिलेटेड, स्टेबल से रिलेटेड। और जो ये था मजूमदार वाला जो था, ये था किससे रिलेटेड? इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, कोषाध्यक्ष नहीं था ये। और नेक्स्ट क्या हो गया? एक था खजिन, खजांची, ये था कोषाध्यक्ष। और मजलिस हमने देखा, ये सभाओं दावतों का अरेंजमेंट करता था। आखुर स्टेबल वाला हो गया। शाह ने पी, ये होता था प्रेसिडेंट हस्तीशला का। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। 65, निम्नलिखित में से किसने बकाया राजस्व की जांच एवं वसूली के लिए दीवाने विजारत के अधीन दीवाने मुस्तखराज भी स्थापित किया था? स्टैब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकवर द एरियाज ऑफ रेवेन्यू। बताइए किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, अलाउद्दीन खिलजी। इसने स्टैब्लिश किया था ये दीवाने मुस्तखराज, दीवाने विजारत के अंडर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो एरियर्स या बकाए जो रेवेन्यू से वापस से जांच और वसूली करनी है वो। 66, संतान के अभाव में मोहम्मद गौरी किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं चुन सका, इसलिए तीनों गुलामों ने मोहम्मद गौरी के राज्य को आपस में बांट लिया। इससे संबंधित सही विकल्प चयन करें। इन एब्सेंस ऑफ चिल्ड्रन मोहम्मद गौरी कुड नॉट चूज एनीवन एज अ सक्सेसर, सो द 3 slaves डिवाइडेड द किंगडम अमंग देमसेल्व्स। जो ताजुद्दीन यल्दुस था उसको गजनी मिला, गॉट गजनी। नसरुद्दीन कबाचा को सिंध और मुल्तान मिला। कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तरी भारत के प्रांत प्राप्त हुए। बताइए इसका आंसर हो जाएगा डी, ये एकदम ठीक है। इसका अपना कोई बच्चा नहीं था गौरी का, तो इसने इन तीनों में बांट दिया था। जो इसके बाद जो स्लेव्स बचे थे उन तीनों ने ये अपने एरिया के हिसाब से बांट ली थी प्रॉपर्टी। 67, पील बख्श शब्द से आप क्या समझते हैं? क्या मतलब होता है पील बख्श का? डोनर ऑफ एलिमेंट्स, डोनर ऑफ लैंड, बिलीवर ऑफ ऑल रिलीजन्स और हेल्पर ऑफ द पुअर। पील बख्श का होता है हाथियों का दान देने वाला। और ये हाथियों का दान देने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 68, निम्नलिखित में से किस मस्जिद को भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित पहली मस्जिद माना गया है? फर्स्ट मॉस्क बिल्ट ऑन द इस्लामिक मेथड इन इंडिया। खिरकी, मोती, जामा या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी थी फिर? वो थी कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। अब 1195 से 1199 तक ये मॉस्क बनाई गई दिल्ली में। इसको पहली मॉस्क माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1199 में, सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, फिर बाद में और लोगों ने उसको कंप्लीट करा था। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब इतनी बात हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में की है। अभी ऊपर भी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही जिक्र हुआ है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। कि एक तो इसको लख बख्श भी कहा जाता है। ये डोनर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ लाख बख्श भी कहा जाता है। काफी लिबरल था ये अपने डोनेशंस में। और इसने पहली मॉस्क बनवाई थी कुव्वतुल इस्लाम, जो मैंने अभी बताया आपको, मेहरौली दिल्ली में। और 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने बनवाया था अजमेर के पास। और इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था, लेकिन हो नहीं पाया था पूरा। और इसकी जो डेथ हुई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी। ये चौगान खेल रहा था, पोलो। और इसकी जो कब्र है वो लाहौर में है, अनारकली बाजार के पास। और इसका बेटा आरम बख्श आया था, लेकिन उसका बहुत कम रूल था, 8 महीने उसने रूल किया था। फिर इसको हटा के कौन बना था? राजा इल्तुतमिश। ये बातें आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। 69,
निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को खलीफा से प्राप्त विशिष्ट अधिकार पत्र में उसके द्वारा विजित सभी देश एवं सागर पर सुल्तान आजम के रूप में उसको अधिकार दिया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर वाज गिवन अथॉरिटी इन द फॉर्म ऑफ सुल्तान आजम ओवर ऑल द कंट्रीज एंड ओशंस कॉन्कर्ड बाय हिम इन अ स्पेशल चार्टर रिसीव्ड फ्रॉम द कैलिफ? किसको मिला था, बताइए। पता होना चाहिए आपको, ये सब बातें इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सारी। तो ये मिला था इल्तुतमिश को, जो सक्सेसर था किसका, अभी हमने देखा ऊपर, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसको ये मिला था। ये पहला लीगल सुल्तान था दिल्ली का जिसको चार्टर मिला था कैलिफ से, और इसको अथॉरिटी मिली थी सुल्तान आजम की। तो काफी बड़ा इसको टाइटल मिला था ये किसी खलीफा से। 70 निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सिंध राज्य का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया था? Who among the following used the state of Sindh as an intermediate state, मध्यवर्ती राज्य, for the purpose of keeping the Delhi Sultanate safe from the Mongol invasion? बताइए, ये भी इल्तुतमिश था। 71 अवध में पिर्थू का विद्रोह निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में ही हुआ था? The rebellion of Pirthu in Awadh took place during the reign of which of the following ruler? बताइए। इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर, ये भी इल्तुतमिश है। ये इल्तुतमिश का जो लास्ट कैंपेन था वो खोकर्स के अगेंस्ट था, और इल्तुतमिश ही है जिसने इक्ता सिस्टम लागू किया था। हमने देखा भी था अभी ऊपर एक क्वेश्चन में। अच्छा, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पे कौन बैठा, या आप मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। 72 निम्नलिखित में से किस सुल्तान के शासनकाल में लाल वस्त्र न्याय का प्रतीक माने जाते थे? रेड क्लोथ्स वर कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ जस्टिस ड्यूरिंग हुज रेन? क्या होगा इसका आंसर? रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक? इनमें से कोई नहीं। किसके शासनकाल में? ये भी इल्तुतमिश के शासनकाल में। कितनी सारी बातें आपको इल्तुतमिश के बारे में पता चल गई हैं। मतलब जिस पर्सन को मान लो कोई जस्टिस चाहिए, उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो लाल कपड़े पहन के आएगा, और सबसे जो हाईएस्ट जुडिशियल ऑफिसर होगा वो तो मतलब जस्टिस तो राजा ही देगा, लेकिन उसके बाद जो था वो था काजी उल कुजात। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। 73 मतलब इल्तुतमिश तो आपका एकदम प्रिपेयर हो जाएगा यहीं पे, इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं। इल्तुतमिश चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाने वाला पहला शासक था। फर्स्ट रूलर टू रन सिल्वर टंका एंड कॉपर जीतल। बलबन सोने का टंका चलाने वाला पहला शासक था, टू रन गोल्ड टंका। इब्राहिम लोदी तांबे का टंका चलाने वाला पहला शासक था। तो बताइए कौन सा इनमें से सही है? उसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। तो ये जो है इब्राहिम लोदी नहीं था, ये सिकंदर लोदी था, तांबे का टंका चलाने वाला। ये करेंसी थी तो समझ ही गए होंगे आप वैसे। 74 दिल्ली में मदरसा ए मुएज्जी नाम का एक मदरसा निम्नलिखित में से किस शासक के नाम पर बनवाया गया था? अ मदरसा ए मुएज्जी इन दिल्ली was built after whose name? गयासुद्दीन बलबन, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक? बताइए क्या होगा इसका आंसर? 74th क्वेश्चन पे हम आंसर बताइए। 74th का हो जाएगा बी, मोहम्मद गौरी। ध्यान रखनी है आपको ये बात। अब इल्तुतमिश ने एक टॉम बनवाया, एक कब्र बनवाई 1231 में। किसकी? अपने बेटे की, नसरुद्दीन महमूद की। तो इल्तुतमिश को क्रेडिट जाता है पहला टॉम्ब बिल्ड करने का, और इल्तुतमिश ने पहला मदरसा भी बनवाया और उसका नाम रखा मदरसा-ए मुइज़ी। किसके नाम पे? मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम पे। इसका पूरा नाम था मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी, जिसके नाम पे ये मदरसा का नाम रखा। और मदरसा ए नसीरी था एक, वो भी इल्तुतमिश के शासनकाल में ही बनवाया गया था। मैंने बताया भी था, फादर ऑफ टोम बिल्डिंग। 75
सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बलबन ने रक्त और लौह की नीति, पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन अपनाई थी। बलबन ने ग्वालियर अभियान के बाद एक संस्मारक मुद्रा प्रचलित भी करवाई थी जिस पर बलबन के साथ रजिया का नाम अंकित था। अ कमेमोरेटिव करेंसी आफ्टर ग्वालियर कैंपेन ऑन विच रजियाज नेम वाज इंस्क्राइब्ड विद बलबन। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ पहला। अब दूसरा क्यों गलत है? ग्वालियर कैंपेन के बाद इल्तुतमिश ने करेंसी बनवाई थी जिसपे साथ में रजिया का नाम था और इल्तुतमिश का नाम था, ना कि बलबन का। तो ये आपको कुछ बातें हैं जो पता होनी चाहिए। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे कि अब देखिए इल्तुतमिश के बाद जो आई वो रजिया आई थी, मतलब ये लेडी थी, ये जिन्होंने जो राजगद्दी पे बैठी थी, पहली मुस्लिम विमेन थी जिन्होंने रूल किया था मिडिवल इंडिया पे, और अपने भाइयों को हरा दिया था इन्होंने। तो इनके अगेंस्ट काफी लोग भी खड़े हो गए थे, और ये जो है इनका ही नाम जो है सिक्कों पे अंकित किया गया था। तो ये बहुत बड़ी बात थी किसी लेडी के लिए उस वक्त। 76 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह प्रथम ने सत्ता संभाली। मुगल बादशाह फर्रुखशियार ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान करी, ड्यूटी फ्री ट्रेड। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का वर्चस्व था। मोहम्मद शाह की रेग में इनक्स एंड अ सेक्शन ऑफ विमेन डोमिनेटेड। दिल्ली में जंतर मंतर नामक खगोलीय वेधशाला मिहिर भोज द्वारा बनवाई गई थी। द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इन दिल्ली कॉल्ड जंतर मंतर वाज बिल्ट बाय मिहिर भोज। आपको बताना है क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है डी। ये मिहिर भोज थोड़ी थे, तो बड़े फेमस हैं, जैसिंग टू, तो ये आपको पता होना चाहिए। 77th, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा 7 वर्षों में पूरा गया था। शिवाजी ने मुगलों को सर्वप्रथम साल्हेर के युद्ध में पराजित किया था। शिवाजी डिफीटेड मुगल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन बैटल ऑफ साल्हेर। साल्हेर का युद्ध 1659 में शिवाजी और मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व धनाजी जाधव के हाथों में था। तो बताना आपको इनकरेक्ट कौन सा है। तो ये डी इनकरेक्ट है, ये धनाजी जाधव के हाथ में नहीं था, ये ताराबाई के हाथ में था। ठीक है, चलिए। 78th, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ राज्य का उल्लेख किया है, मेंशन द स्टेट ऑफ मेवाड़। जहांगीर ने थॉमस रो को जयपुर में मिलने का अवसर दिया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था, यह बलबन द्वारा स्थापित किया गया था। द एजुकेशन सेंटर ऑफ दिल्ली, मदरसाए बेगम। को बताना है कौन सा सही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 78 का आंसर हो जाएगा बी। पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है। जो एजुकेशन सेंटर स्टैब्लिश हुआ था ना, ये मदरसा ए बेगम, ये बलबन ने नहीं किया था, ये महाम अंगा ने किया था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब आपको पता होगा महाम अंगा के बारे में, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके एक दो बातें, जो भी थोड़ा आप भी तो सर्च करिए, तभी तो आपकी साइड से जो अब आप खुद जो सर्च करके चीजें बताएंगे उससे क्या होगा, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट की। और ये सारी बातें जिसको भी नहीं पता है, मैं फिर कह रही हूँ, अपने नोट्स बनाओ और उनको रिवाइज करते रहो बार बार। 79th, निम्नलिखित में से किसने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी? फाउंडेड द बहमनी किंगडम इन 1347। संगमराज, ननुक, हसन गंगू, मूलराज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा हसन गंगू, सी। 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी।
80। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1565 में लड़ी गई तालिकोटा की लड़ाई से संबंधित नहीं है? नॉट रिलेटेड टू बैटल ऑफ तालिकोटा, फॉट इन 1565। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, नन ऑफ दीज? कोई नहीं। बैटल ऑफ तालिकोटा जो था वो लड़ा गया था 1565 में। किस किस के बीच में? विजयनगर एम्पायर और कंबाइंड फोर्सेस थी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की, ठीक है, वर्सेस विजयनगर एम्पायर। तो ये सारे ही संबंधित हैं। 81। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। बेरोजगारों के सहायता के लिए दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो वो एस्टैब्लिश्ड। सिकंदर लोदी अनाज पर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, फॉर अबॉलिशिंग द टैक्स ऑन ग्रेन। नैन्या और टिकन्या महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए प्रसिद्ध हैं, नोटेड फॉर तेलुगु ट्रांसलेशंस ऑफ द महाभारत। बताइए कौन सा गलत है, ये बताना है। तीनों ही बातें एकदम ठीक हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है और आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ये थर्ड फैक्ट स्पेशली। और वैसे तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 82। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन सिस्टम। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक था जो खगोलशास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था। ही वॉज द मोस्ट लर्नेड एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की देखभाल के लिए दीवाने आमिर को ही नाम से एक अलग विभाग की स्थापना की थी। दीवाने आमिर को ही टू टेक केयर ऑफ एग्रीकल्चर। आपको बताना है कौन सा गलत है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये पहला गलत है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं, फिरोज शाह तुगलक ने स्टैब्लिश किया था। FST ऐसे याद रखिए। 83। सही विकल्प का चयन करें। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शक्तियों की स्थापना हुई। मुस्लिम पावर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया आफ्टर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। बलबन इन हिज इंस्क्रिप्शन ऑन द वॉल्स ऑफ द मॉस्क ऑफ गढ़मुक्तेश्वर हैज कॉल्ड हिमसेल्फ हेल्पर ऑफ द कैलिफ। रजिया बेगम को सत्याचित करने में तुर्कों का हाथ था। टर्क्स हैड अ हैंड इन ओवरथ्रोइंग रजिया बेगम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है बिल्कुल। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। ये फैक्ट जो है बलबन, ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, तो पता होना चाहिए आपको। चलिए 84। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन मंगोल नेता चंगेज खान का समकालीन था? कंटेम्पररी ऑफ मंगोल लीडर चंगेज खान, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? मुजीउद्दीन बहरम शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद, अलाउद्दीन मसूद शाह या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन था? इसका क्या हो जाएगा आंसर? डी। जब चंगेज खान आया तो यहां पे कौन राज कर रहा था? इल्तुतमिश। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आया और ये इसका कंटेम्पररी था। चंगेज खान का ओरिजिनल क्या नाम था? तैमुचिन, याद रखना। 85। सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। 1755 में हैदर अली द्वारा डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शास्त्रागार स्थापित किया गया, मॉडर्न आर्मरी, स्टैब्लिश्ड बाय हैदर अली एट डिंडीगुल मैसूर। मराठों के प्रशासन में कुलकर्णी को गांव का लेखपाल कहा जाता था। लेखपाल ऑफ द विलेज कुलकर्णी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठास। आसफ खान ने रानी दुर्गावती के खिलाफ मुगल अभियान का नेतृत्व किया था। बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें से? ये सारे ही एकदम ठीक हैं। 86। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। तुर्की भाषा तुर्की शासकों की मातृभाषा थी, मदर लैंग्वेज ऑफ टर्किश रूलर्स। फारसी भाषा तुर्की शासकों की प्रशासनिक भाषा थी। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज पर्शियन।
अरबी भाषा तुर्की शासकों के धार्मिक कार्यों की भाषा थी। अरबिक लैंग्वेज जो थी रिलीजियस फंक्शंस प्ले करती थी तुर्किश रूलर्स के। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोई गलत नहीं है। भाषा से रिलेटेड सारे फैक्ट एक जगह कंपाइल करती हैं। तो यहाँ पे आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, आपका काम सिर्फ पढ़ना है, सब रेडीमेड आपको मटेरियल मिल रहा है। तो अच्छे से पढ़िए, फायदा उठाइए इस चीज का। एटी सेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में रचित शुक सप्तती का तूतीनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया था? Who among the following had translated the Shuk Saptati composed in Sanskrit language by Chintamani Bhatt into Persian under the name Tutinama? निजामुद्दीन औलिया, जियाउद्दीन बरानी, मोहम्मद बेहमद खानी। बताइए। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसका? जो सूफी सेंट थे शेख जियाउद्दीन नक्शबी, ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने संस्कृत टेल्स को पर्शियन में ट्रांसलेट किया था। तो इन्होंने ये जो शुक सप्तती थी ये संस्कृत में थी, इसको इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट किया तूतीनामा के अंडर। ये आपको पता होना चाहिए। 88th क्वेश्चन, गलत विकल्प का चयन करें। फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की थी। फिरोज शाह तुगलक हैड अरेंज्ड फॉर वोकेशनल एजुकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। जौनपुर को शिराजे हिंद के नाम से भी जाना जाता था। जौनपुर वाज नोन एज शिराजे हिंद। सबसे अधिक टकसाल मिंट मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही थी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? कोई गलत नहीं है, इनमें से तीनों अपने आप में एकदम सही बातें हैं। अब जो ये रूलर्स है ना, जैसे फिरोज शाह तुगलक हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक हुआ, ये सब यहाँ पे इसलिए आपको एम्फेसिस के साथ वन लाइनर्स में बताए जा रहे हैं कि जिससे आप इन पे ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। चलिए 89 देखेंगे। गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने सिक्कों पर टकसाल लिखने की परंपरा शुरू की थी। फर्स्ट सुल्तान हु स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग मिंट ऑन द कॉइन्स। सल्तनत काल के प्रारंभिक वर्षों में दहलीवाल ही साम्राज्य में मुद्रा के रूप में प्रचलित था। प्रिवेलेंट फॉर्म ऑफ करेंसी वाज दहलीवाल। सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपने सोने के सिक्कों पर कलमा खुदवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक एनग्रेव्ड कलमा ऑन हिज गोल्ड कॉइन। या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो इनमें से कोई नहीं। ये बातें अपने आप में बिल्कुल ठीक हैं। देखिए फिर से इल्तुतमिश आ गया ना, कितनी सारी बातें आपको इस टेस्ट में इल्तुतमिश के बारे में पता चल गई, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ये सब आपके प्रिपेयर होते जाएंगे यहीं पे। बस आपको ये ध्यान रखना है, थोड़ा ध्यान देना है कि क्या पढ़ा आपने और आप इन पे क्या सर्च कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं अपनी किताब से, अपने मटेरियल से। 90, वृंदावन के को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने 6 गोस्वामी वहां भेजे थे? इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश वृंदावन एज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, हु अमंग द फॉलोइंग हैड सेंट 6 गोस्वामीज ओवर देयर? ये बताना है आपको। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य। अब क्या हुआ था, वृंदावन को पिलग्रिमेज का वो बनवाना था सेंटर, तो इन्होंने 6 गोस्वामी वहां पे भेजे, जिनमें से जो मेन थे वो कौन थे? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और जब ये वापस आ रहे थे वृंदावन से तो इनको कौन मिला रास्ते में? बल्लभाचार्य इलाहाबाद में। और इनकी डेथ हुई थी पुरी में 1533 में। और चैतन्य जो थे ये कृष्ण मर्गी ब्रांच के प्रमोटर थे, प्रवर्तक थे,
वैष्णविज्म की। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ भक्ति सेंट्स हैं। भक्ति सूफी मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्रिपेयर करने का ये तरीका है, आप एक पेज लीजिए A4 शीट, उसके ऊपर ये जितने भी मेन चैतन्य हुए, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, शंकराचार्य, ये सबको आपको लिख लेना है और इनके बारे में, या पेज को आप डिवाइड कर लीजिए सेक्शन में और ऐसे इनके बारे में हेडिंग डाल के यहाँ पे ऐसे, तो 3-4 लाइन हर एक के बारे में आपको लिखनी है, जो मेन मेन बातें हैं। और वही करना है आपको, ड्रिल, यू नो द ड्रिल नाउ, कि अब आपको लिखना है और उस पेज की फोटो खींच के आपको कमेंट डाउन करनी है। भाई इससे क्या होगा ना, जो आलसी लोग हैं उनका फायदा हो जाएगा, और अगर आप में से कोई भी आलसी नहीं है तो बहुत सारी फोटोज हमारे पास आ जाएंगी। तो ऐसे आपको करना है। तो ये वाली जो चीजें हैं ये ऐसे अच्छे से प्रिपेयर होती हैं, और उस पेपर को आप अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे लगा लीजिएगा। बस फोटो मांग रहे हैं हम तो आपसे, थोड़ी आपकी मेहनत हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा और भला भी हो जाएगा दूसरों का। बहुत बढ़िया। 91, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय की थी जिसमें सर्वोच्च कोटि की धार्मिक भक्ति का वर्णन मिलता है? तुलसीदास had composed रामचरितमानस during the time of which of the following मुगल रूलर in which there is a description of religious devotion of the highest order? ये क्वेश्चन सबको पता होगा मेरे ख्याल से, मतलब सही होना चाहिए ये क्वेश्चन सबका। अकबर के शासनकाल में, ये याद रखना आप। तो इन्होंने 1575 में, तो उस वक्त किसका शासनकाल था? उस वक्त अकबर का शासनकाल था। 92, द्वैताद्वैतवाद के नाम से किसका दर्शन प्रसिद्ध है? whose philosophy is famous as द्वैताद्वैतवाद? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बाकाराचार्य, माधवाचार्य? बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा निम्बरकाचार्य, थर्ड वाला। अभी मैंने आपको कहा था, टास्क दिया था मैंने इससे पहले, और देखिए एक और क्वेश्चन आ गया। तो पॉज करके जिसने वो टास्क किया होगा उसका अभी ठीक हो जाएगा, और जिसने नहीं किया वो अब करेगा। चलिए कोई नहीं। अब जो शंकराचार्य थे इनकी फिलॉसफी क्या थी? अद्वैत। रामानुजाचार्य की जो फिलॉसफी थी वो थी विशिष्ट द्वैत, और निम्बकाचार्य की थी द्वैत द्वैत वैध, और माधवाचार्य की थी द्वैत वैध। तो इतनी बातें तो मैंने ही बता दी आपको यहाँ पे, बाकी आप इन सब के बारे में कुछ कुछ, इनका जन्म कब, कहाँ, कैसे हुआ, ये एक एक लाइन लिखेंगे। 93, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें, इनकरेक्ट ऑप्शन। पातशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर प्रथम मुगल शासक था। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था। बाबर ने कंधार में चांदी का बाबरी नाम का सिक्का चलाया था। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजूके बाबरी की रचना की थी। हिज ऑटोबायोग्राफी तुजूके बाबरी इन टर्किश लैंग्वेज। गलत बताइए कौन सा है। तो इसका हो जाएगा, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए, बट नन ऑफ द स्टेटमेंट इज गलत, रॉन्ग। बाबर जो है पहला मुगल एम्परर था जिसने अज्यूम किया था टाइटल पातशाह का, ठीक है। और पहला जो पानीपत का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1526 में। इसने बहुत सिल्वर कॉइन डोनेट किए थे काबुल के रेसिडेंट में, और इसकी जेनरोसिटी की वजह से इसको कलंदर के नाम से भी जाना जाता है। और जो सिल्वर कॉइन थे वो शाहरुख थे, और बाबरी था ये सिल्वर कॉइन कंधार में, और इसने अपनी तुजूके बाबरी टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी, और इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में पेंदा खान ने अकबर के टाइम पे। 94, तुलुगमा पद्धति युद्ध नीति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के विरुद्ध 1502 ईस्वी में किया गया था? द तुलुगमा मेथड, द वॉर पॉलिसी हैड बीन यूज्ड अगेंस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर इन 1508? बताइए। तो जहांगीर, अकबर, फर्रुखशियार, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब जो उज़्बेक रूलर थे शैबानी खान, इन्होंने बाबर को हरा दिया था सहरे पुल के युद्ध में 1502 में। बहुत बड़ी आर्मी थी, और शैबानी खान ने ना तुलुगमा मेथड अप्लाई किया था। ये वॉर पॉलिसी थी उज़्बेक्स की बाबर के विरुद्ध। 95,
विजयनगर के निम्नलिखित शासकों में से किसको बाबर द्वारा तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा गया है? Who among the following ruler of Vijayanagar Empire had been called the most powerful ruler by बाबर? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कौन थे रूलर जो थे विजयनगर के? कृष्णदेव राय। इनको कहा गया था, कंटेम्प्रेरी थे बाबर के, इनको कहा गया था सबसे शक्तिशाली शासक। 96th, भारत में पहली बार किसी युद्ध में तोपों और बंदूकों का प्रयोग, कैनन्स एंड गन्स, कब किया गया था? ये बताना है आपको। तो ये था 1519 में। 1519 में बाबर इंडिया के लिए निकला और यूसुफ जई को अपने कंट्रोल में ले लिया और ऑक्यूपाई कर लिया उसने फोर्ट ऑफ बजौर। बजौर का दुर्ग जो है अपने अधिकार में ले लिया। अब बजौर पे जब आक्रमण हुआ उस समय बाबर ने तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया था और ये एक ऐसे पहला टाइम था जब किसी भारत में किसी युद्ध में तोपों और बंदूकों का प्रयोग किया गया था। ये तोपों और बंदूकों के सहारे ही बाबर ने इंडिया में एंटर किया था और पानीपत का युद्ध जीता था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध था जो जल एवं स्थल दोनों पर लड़ा गया था? फॉट ऑन बोथ वाटर एंड लैंड। घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ खानवा या फिर बैटल ऑफ चौसा? बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, घाघरा का युद्ध। ये हुआ था 1529 में बाबर और अफगान्स के बीच में, और ये दोनों तरह से लड़ा गया था, पानी में भी और लैंड पे भी। अब आप मेरे को बताएंगे 1529 में तो ये हो गया। बैटल ऑफ चंदावर कब हुआ था? ये तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन में। ये हुआ था 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। और बैटल ऑफ खानवा ये हुआ था 1527 में, पानीपत के युद्ध के जस्ट अगले साल, बाबर और राणा सांगा के बीच में। और बैटल ऑफ चौसा कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1539 में, हुमायूं और शेर शाह के बीच में। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, ये जो जगहें हैं चंदावर, खानवा, चौसा, ये आप मुझे बताएंगे ये कहाँ लोकेटेड हैं, प्रेजेंट डे किस स्टेट में लोकेटेड हैं। और मैंने आपको ये बताया है किस किस के बीच में हुआ था, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कौन जीता था कौन हारा था, ये आप मुझे बताएंगे लिख के। चलिए 98th, अहमदनगर निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजधानी रही है? अहमदनगर हैज बीन द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? ये बताना है आपको। आदिल शाही, निजाम शाही, इमाद शाही या कुतुब शाही? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी, निजाम शाही। अब जो आदिल शाही है इसकी रही है बीजापुर, ठीक है। निजाम शाही अहमदनगर, इमाद शाही इसकी क्या रही है? बेरार, और कुतुब शाही गोलकोंडा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। दोहरिया की लड़ाई, द बैटल ऑफ दोहरिया वॉज फॉट बिटवीन महमूद लोदी एंड हुम इन 1532 AD? बताइए, शाहजहां, अकबर, हुमायूं या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं, इनमें से ये सी। अब क्या हुआ था, विनर कौन था इसमें से? ये हुमायूं जीता था। दोहरिया जो था पहला एनकाउंटर था विद अफगान्स हुमायूं के शासनकाल में। 1532 में हुमायूं बड़ी सी आर्मी लेके गया जौनपुर अगेंस्ट महमूद लोदी। महमूद लोदी को डिफीट कर दिया था एक जगह पे, दोहरिया, जो कि कहाँ लोकेटेड थी? ये लोकेटेड थी गोमती नदी के किनारे। लास्ट क्वेश्चन, खुशी हो रही होगी एकदम। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें, करेक्ट ऑप्शन। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। मोस्ट ऑफ द बुक्स ऑन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक
written in the Persian language during the reign of औरंगजेब. औरंगजेब ने गौकी नामक गजल गायक को आनंद खान की उपाधि प्रदान की थी. टाइटल ऑफ आनंद खान टू गजल सिंगर गौकी. बताइए क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ए. ये जो है इस गजल गायक को औरंगजेब ने नहीं, किसने दी थी उपाधि? ये जहांगीर ने. तो इस तरीके से हमने अपने 100 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट मिडिवल हिस्ट्री के पूरे कर लिए हैं. उम्मीद करती हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा. जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, वो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं. और किसके अलावा जो सवाल मैंने आपसे पूछे हैं वो, और प्लस जो भी फोटो नोट्स बनाने का तरीका, हर चीज़ पे आपको ध्यान देना है. और अपना स्कोर आपको 100% कमेंट डाउन करना है. सिर्फ डिस्कशन देख लेने से कुछ नहीं होगा, आपको अटेम्प्ट करना है पूरा पेपर और स्कोर कमेंट डाउन करना है. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन. हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू.